सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? Hello दोस्तों, I welcome you all to our all new channel Legal Stream. My name is Ankit Srivastava and I have come along with one new topic, one nation, one election. दोस्तों इसका मतलब क्या है? इससे क्या हमें फायदा हो सकता है और जो वन नेशन मल्टीपल इलेक्शन है उससे क्या नुकसान हो सकता है, हमें इन सभी चीजों को समझना है। धीरे धीरे करके हम सब चीजों को समझें। सबसे पहला प्रॉब्लम मैं अगर आपको बताऊं तो गवर्नेंस। दोस्तों गवर्नेंस यानी कि सुशासन। अगर मैं गवर्नेंस में भी आपको ले चलूं तो सबसे पहला आता है पॉलिसी पैरालिसिस, मतलब कि सरकारें अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में दुनिया भर के वादे कर दिए होते हैं उन्होंने, लेकिन उनमें से कितने पूरे होते हैं और कितने बच जाते हैं वो आपको तो पता ही है। जो कि ऐसे ऐसे वादे कर दिए जाते हैं जो कि टू द ग्राउंड बात कीजिए तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब मैं अगर कुछ एग्जांपल्स पे ले चलूं आपको तो सबसे पहला दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि पूरे इंडिया का डिमांड है कि इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए भारत में। हालांकि कुछ जो माइनॉरिटीज हैं वो इसके अगेंस्ट होती हैं, लेकिन अब भारत है भाई, तो यहाँ पे अखंड भारत है तो भाई आपको तो सहयोग देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया, हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाया, अभी तक साल 2023 आ रहा है, लेकिन कुछ वैसा सुनने में नहीं आ रहा है कि यूसीसी आने वाला है। कब आने वाला है, चलिए बात की बात। 2000 के नोटों को बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया, कुछ भी अनप्लान्ड वे में, मतलब कि जनता यहाँ पे बौखला जाती है, लेकिन सरकारें अपना काम जैसे तैसे कर लेती हैं। तो दोस्तों ये होती है पॉलिसी पैरालिसिस। अगर मैं बात करूं आपसे दूसरे मुद्दे पे, दोस्तों स्टाफ एक इलेक्शन को करवाने में, अगर मैं आपको 2019 के डेटा के अनुसार लोकसभा का इलेक्शन बताऊं, उसमें कुल मिलाकर के हमारे भारत के 50 लाख स्टाफ को लगाया गया था। और आपको पता है इलेक्शन कमीशन के पास खुद का इतना स्टाफ नहीं होता है, तो ये स्टाफ आते कहां से हैं? हमारे सरकारी टीचर्स, गवर्नमेंट ऑफिस के एम्प्लॉय। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है ये समझिए, पहले आप थोड़ा सा इसको देखिए। ना कोई के डर में, ना कोई के दबाव में, चले हैं दीवान जी ड्यूटी चुनाव में। जी हाँ दोस्तों, यही आपको सुनने में मिलेगा जब आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे। इलेक्शन के 2 साल पहले सर नहीं है, इलेक्शन ड्यूटी पे गए हैं। तो भाई आप ही बताओ मुझे, ये जो गवर्नमेंट ऑफिस है ये किसके लिए है? पब्लिक के लिए है। पब्लिक ऑफिस बोलिए या फिर आप गवर्नमेंट ऑफिस बोलिए, बात एक ही है। तो पब्लिक के लिए है ना, तो ये इलेक्शन करवा रहे हैं, इलेक्शन करवा रहे हैं। आपका काम तो होता नहीं है, लेकिन उनका काम होते रहता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों गवर्नेंस के बाद, तो दूसरा प्रॉब्लम आता है फाइनेंशियल इशू। फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम आता है? हमारे देश का अच्छा खासा वेल्थ इलेक्शन कराने में खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर बात करूं 2019 के इलेक्शन में कुल पार्टियों ने मिला करके 55,000 करोड़ का खर्चा किया। और अगर बात करूं मैं आपसे बीजेपी की, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसने उसका आधा खर्चा किया, यानी कि 25 से 30,000 करोड़ उसने खर्च किए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे लोकसभा इलेक्शन को साइड करके, अगर मैं बात करूं आपसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शन, तो आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि पूरे एक साल में पूरे 2800 राज्य का इलेक्शन हो जाता है। दोस्तों एक साल में 4 का इलेक्शन होता है, फिर ऐसे करते करते 5-6 करते करते 5 साल में सबका इलेक्शन हो जाता है, क्योंकि टेन्योर ही 5 साल का है उनका। अब देखिए उसके इलेक्शन में, एक स्टेट के इलेक्शन में दोस्तों 300 से 400 करोड़ का खर्चा आता है। अगर आप 2800 को मिला दीजिएगा ना तो लगभग 9,000 से 10,000 करोड़ का खर्च आता है। तो 55,000 और 10,000 को जोड़िएगा तो 65,000 करोड़ का खर्चा हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपने इतना समझ लिया। अब देखिए इतना पैसा आता कहां से? इतना पैसा आता है दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा कौन देता है? क्या उनके पास गवर्नमेंट का पैसा खर्चा करती है? नहीं। आपको पता होना चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए तो आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, और कंटिजेंसी फंड आप यूज कर नहीं सकते, क्योंकि वापस से आपको कंसोलिडेटेड फंड से उसमें पैसे डालने पड़ेंगे, जिसके लिए फिर से आपको अप्रूवल चाहिए। पब्लिक फंड को खत्म कर नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी ही राशि वहां जमा है, जिसको बैंकिंग ट्रांजेक्शन में यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम आती है। अब इनको बात होती है पैसा देता कौन है, वो तो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? पैसा कौन देता है इन्हें? बिजनेसमैन देंगे, इंडस्ट्रीज देंगे, जिनका नाम है अच्छा खासा। और आपको पता है जैसे ही ये पार्टी पावर में आएंगी तो जैसे उन्होंने पैसा दिया है तो ये भी डिमांड करेंगे कि अच्छा मैंने तो आपको पैसे दिए थे, इसके बदले आप मेरा ये काम कर दो। तो दोस्तों यही होता है। ये मैंने 2 प्रॉब्लम आपको बताया, मैं तीसरे पे आपको ले चलता हूँ। दोस्तों जैसे कि हम लोग तीसरे पॉइंट पे आ रहे थे कि हाँ ये इनके पास पैसा आता कहां से है, तो मैं आपको बता दूं इनके पास सारा का सारा पैसा आता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से, जो उद्योगपति हैं, इन लोगों से पैसा इन लोगों को आता है। लेकिन मैटर यहाँ पर यह है कि आखिरकार इतना ज्यादा पैसा, मतलब कि डिफरेंट इलेक्शंस होंगे, बहुत सारे इलेक्शंस होंगे, तो बहुत ज्यादा पैसे का इनफ्लो होगा पूरे मार्केट में, है ना, पूरा सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात इसमें और ज्यादा समझने वाली है
कि जैसे जैसे पैसे का सर्कुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे करप्शन, जो सबसे बड़ा दाग है हमारी सोसाइटी पे, करप्शन भी उसी हिसाब से बढ़ते जाएगा। देखिए यूं तो आप सभी को पता है कि, या शायद आप में से बहुतों को पता नहीं होगा, मैं बता दूं आपको कि जो भी इंडस्ट्रीज या बिजनेसमैन या जो भी लोग इन्हें पैसा देते हैं, यानी कि इन्हें फंड प्रोवाइड कराते हैं, वो पहले जाते हैं एसबीआई में अपना पैसा जमा कराते हैं, वहां से एसबीआई बॉन्ड जारी करती है, अभी तो 2-2 ईयर की बॉन्ड जारी कर रही है, वहां से ही अपना पैसा इनकैश कराते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। लेकिन बहुत महीने में ऐसा होता नहीं है, ये तो चलिए एक रूल बनाया हुआ है। हम आएंगे दोस्तों अब चौथे पॉइंट पर, जो कि है सोशल फैब्रिक। जी हाँ दोस्तों, सोशल फैब्रिक पे अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए ये सारे पॉलिटिकल पार्टी जब लोगों के पास जाते हैं, बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं, सारे में लोगों के पास जाते हैं, लोगों का दिमाग खराब करते हैं कि आप हमें जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, हमें जिस भी तरीके से आप हमें वोट दीजिए, मैं आप ही की जाति को, आप ही की जाति की भलाई करूंगा। और इनके मैनिफेस्टो में ज्यादा से ज्यादा उल्लेख उन्हीं चीजों का होता है जो कि एक कास्ट के लोगों को या फिर एक धर्म के लोगों को चाहिए, तो लोग क्यों ना देंगे वो। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। अब आते हैं पांचवे पे। देखिए पांचवी जो मेन समस्या है मल्टीपल इलेक्शन से, वो लॉजिस्टिक की। बहुत सारे ईवीएम मशीन्स लगते हैं दोस्तों वहां पे। अगर मैं बात करूं दोस्तों लोकसभा के इलेक्शन की, अगर मैं बात करूं विधानसभा के इलेक्शन की, तो चलिए लोकसभा का इलेक्शन तो एक बार में पूरे देश में हो जाता है 1 से 2 महीने में। लेकिन अगर मैं बात करूं विधानसभा की, तो 5 साल में, 1 साल में तो 3-4 होगा, अब 5 साल में कुल मिला करके सारे का हो जाता है। तो डिफरेंट ईवीएम मशीन चाहिए। लोगों को परेशानी होती है कि वो अपना काम छोड़ करके, हालांकि छुट्टी होती है जिस दिन इलेक्शन होता है, लेकिन वो अपना काम छोड़ के, फिर भी दिमाग तो खैर रहता है ना वहां पे, अपना काम छोड़ के वो निकल रहे हैं वहां पे, वोट डाल रहे हैं। इससे क्या होता है, लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, उनका वोट देने से मन उठ जाता है कि भाई हर साल इलेक्शन, जब मन तब इलेक्शन, तो ये लोग अपना काम करें या फिर वोट डालें। तो एक तो कारण ये भी है, हालांकि हमारे देश में सबको वोट डालना चाहिए, लेकिन अगर ये जो मामला चल रहा है, जो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है इलेक्शन का, इससे ये समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है। तो दोस्तों ये है 5 प्रॉब्लम्स मल्टीपल इलेक्शन के। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई आखिरकार ये सारी प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई, तो चलिए पहले उस पर बात करते हैं। देखिए चल क्या रहा था कि 1952 से इलेक्शन सबका सही चल रहा था। 5-5 साल का टेन्योर है इंडिया में, आपको पता है। ये कोई इंग्लैंड या फिर यूएसए तो है नहीं कि 2 साल 4 साल कराएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे 5-5 साल का टेन्योर है, या फिर आप लोकसभा की बात करो या फिर आप बात करो विधानसभा की, तो दोनों में ही 5 साल है। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि आप बीच में ही असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हो या फिर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हो। देखिए मैं आपको 2 चीजें बता देता हूँ। पहला, नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि अगर जो सरकार, यानी कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है लोकसभा में या फिर विधानसभा में, अगर वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, तो 50% से ज्यादा लोग, यानी कि 50% ज्यादा मेंबर अगर उन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे लगा दिया या फिर ले आए, तो फिर वहां पे क्या होता है कि असेंबली या फिर लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा, पीएम या फिर सीएम की चॉइस से, यानी कि आर्टिकल 85 की बात करें तो पीएम का चॉइस, आर्टिकल 174 की बात करें तो सीएम का चॉइस। होता क्या है इन दोनों में, पीएम या सीएम, पीएम क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को सलाह दे सकते हैं कि आप हमारा इलेक्शन पहले ही करा दीजिए, ये उन्हें छूट मिली हुई है आर्टिकल 85 के जरिए। आर्टिकल 174 का यूज करते हुए जो सीएम है वो अपने गवर्नर को एडवाइस देंगे कि ऐसा है कि हमारा इलेक्शन पहले ही करवा लेते हैं और अपना काम थोड़ा सा और पहले हो जाएगा तो अच्छा है। तो ये उनके पास चॉइस है, जो कि नहीं होना चाहिए इसमें, हालांकि मैं आपको सुधार ही बताऊंगा। तो ये 2 कारण है। अब देखिए साइकिल कैसे बिगड़ा, 1952 से मैं आपको ले चलता हूँ। 1952 में दोस्तों लोकसभा और विधानसभा सब साथ साथ चल रही है, यानी कि 52 से 57 5 साल, 57 से 62 5 साल, फिर 62 से 67 5 साल, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 67 से मैं बात करूं दोस्तों, तो 67 में आपको पता है कि हरियाणा के असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था। एक और कारण है जिससे लोकसभा या फिर विधानसभा डिसॉल्व हो सकती है, वो है डिफेक्शन, यानी कि दल बदल। अगर जो 2/3 मेंबर हैं अपने पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाए, तो वहां तो खैर लोकसभा या फिर विधानसभा भंग हो ही जाएगी। तो ये भी एक कारण है। जो आप 2 कारण मैंने आपको बताया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक और मैंने आपको बताया पीएम या सीएम की चॉइस, उसमें आप जोड़ लीजिएगा डिफेक्शन भी। 1967 में यही हुआ था विधानसभा के इलेक्शन में। कहां पे मैं बात करूं, अगर विधानसभा, हरियाणा विधानसभा की मैं बात करूं, तो यहाँ पे भी यही केस हुआ था। उनके असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था, क्योंकि वहां पे आए राम और गए राम का सीन चल रहा था। एक आया राम था, गया राम था, कोई इस पार्टी में जा रहा था, कभी उस पार्टी में, है ना, तो ये सीन चल रहा था। मैं बात करूं अगर लोकसभा की, तो आपको पता है कि 1972 तक जो टेन्योर होने वाला था, यानी कि 1967 से 1972 का जो टेन्योर होने वाला था इंदिरा गांधी की सरकार का, उन्होंने इलेक्शन को पहले ही करा लिया और 1971 में इलेक्शन हो गए 72 के बदले। तो इससे पूरा साइकिल बिगड़ गया। उसके बाद काफी सारा यार आपको पता है कि आर्टिकल 356 का यूज करते हुए प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, वहां के असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली को, है ना। ये एक छूट मिली हुई है पार्लियामेंट को, जब मन तब कर सकती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया जिसमें काफी सारे कठोर नियम बनाए गए इसको करने के।
वो अलग मैटर है, उस पर कभी चर्चा करेंगे। तो ये सारे दोस्तों, ये साइकिल बिगड़ा कैसे आएगा वो आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसको सुधारा जा सकता है, सुधार पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों फाइनली अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे कि यानी इससे क्या क्या फायदा हमें मिल सकता है। अभी तक तो हमने सिर्फ नुकसान देखा और ये देखा कि भाई किस किस तरीके से कब कब लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया गया या फिर उसका टेन्योर का जो टेन्योर को इधर उधर किया गया। तो ये जो है हमने समझ लिया पूरी तरीके से चीजों को, लेकिन अब बारी आती है कि क्या इसका एडवांटेज है। चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले जो गवर्नेंस होगी, वो जो सुशासन है हमारा, वो काफी बेहतर हो जाएगा। जो पॉलिसी पैरालिसिस आपने देखा कि भाई जहां कोई पॉलिसी आती है देर से इंप्लीमेंट होती है, एक बार इलेक्शन होगा हर 5 साल में एक बार, तो 5 साल तक गवर्नमेंट अपना काम करेगी। दूसरा जो हमने फाइनेंशियली देखा कि भाई किस तरीके से कितना ज्यादा पैसा लगता है। मैंने आपको अपने आंकड़े मतलब कि इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के अनुसार मैंने आपको बताया कि 55,000 करोड़ लोकसभा के इलेक्शन में और 9,000 से 10,000 करोड़ विधानसभा के इलेक्शन में। तो कम से कम ये जो अमाउंट है काफी हद तक मिटिगेट होगा और 4500 करोड़ में ही सारा जो है इलेक्शन करा दिया जाएगा। तीसरे पे अगर हूं मैं दोस्तों, तीसरे पे आता है सोशल फैब्रिक। सोशल फैब्रिक क्या, देखिए सोशल फैब्रिक किस तरीके से सुधरेगा। लोगों का इंटरेस्ट जो खत्म हो गया इलेक्शन मतलब कि वोट इलेक्शन में वोट डालने में, वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। तो ये जो मैंने 3 आपको एडवांटेजेस बताए, आई थिंक दिस इज मच नीडेड एंड ये सफिशिएंट भी होगा हमारे गवर्नेंस को सही तरीके से चलाने के लिए। अब मैं बात करूंगा कि ये सारे सुधार हो कैसे सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये जो सुधार हैं इसको करने के लिए आपको संविधान में सुधार करना होगा। तो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने होंगे। आपको पता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में स्पेशल मेजोरिटी लगती है, मतलब कि 2/3 दोनों हाउसेस के मेंबर का बहुमत और स्टेट्स का बहुमत, यानी कि हाफ ऑफ द स्टेट्स का बहुमत। तो ये होती है स्पेशल मेजोरिटी। अब इसके बाद क्या क्या प्रोसीजर अपनाए जा सकते हैं उस पर बात करते हैं। आपको मैंने बताया कि 3 तरीके से लोकसभा या विधानसभा डिसॉल्व हो सकती है। पहला, पीएम या सीएम की चॉइस, जो कि पीएम या सीएम की चॉइस इसको मिलती है आर्टिकल 85 और आर्टिकल 174 के जरिए। मैं लोकसभा की बात करूंगा और विधानसभा की बात करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पीएम और सीएम की चॉइस होती है, उसको खत्म करने का एक रास्ता है कि उनके लिए एक स्पेशल मेजोरिटी आना चाहिए। मतलब स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या, अगर पीएम या सीएम की चॉइस है कि इलेक्शन को पहले करवाना है किसी कारणवश, तो दोनों हाउसेस के मेंबर का बहुमत चाहिए। तो आई थिंक ये टफ होगा फिर से इलेक्शन कराने के लिए, और टेन्योर को भी वहां पे कुछ ऐसा फ्लेक्सिबल बनाया जाए जिससे कि परेशानी ना हो उस टेन्योर को, मतलब कि जो साइकिल है उसको बिगड़ने में। मैं बात करता हूँ दूसरे पे क्या है दोस्तों, दूसरे पे है डिफेक्शन। अब आपको पता है कि 1985 और 2003 में जो 52nd अमेंडमेंट आया, ये 52nd अमेंडमेंट फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ, और 93rd अमेंडमेंट आया उसके ही सुधार के लिए। तो ये दोनों चीजें जो हमारे पास आ गई, ये दोनों जो लॉ आ गए, इससे काफी हद तक कम हो चुका है ये साइकिल का बिगड़ना। तीसरा जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। चलिए सरकार अगर सही से काम नहीं कर रही है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन होना चाहिए, लेकिन ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होना चाहिए ये कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या, अगर आप हाउस को डिसॉल्व कर रहे हो तो आप हाउस को डिसॉल्व ना करो, ये पीएम अच्छा नहीं है तो दूसरे को बना दो, ऐसा हो सकता है। तो ये तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से अमेंडमेंट करके हो सकता है। एक मैं आपको लास्ट बताऊंगा, एक नहीं मैं आपको 2 लास्ट बताऊंगा। एक है 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। और दूसरा इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन को जोड़ने का, मतलब कि आपको पता है स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को जोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक वोटर के को इलेक्टोरल रोल में जोड़ने के लिए, उसकी पूरी आइडेंटिटी को जोड़ने के लिए सेंटर को भी खर्चा पड़ता है, मतलब कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को भी खर्च पड़ता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी खर्च पड़ता है। तो दोनों जब मर्ज हो जाएंगी तो काम आसान होगा और खर्च काफी हद तक कम होगा, परेशानी भी कम होगी। चलिए इतना तो हमने बात किया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लग सकते हैं, जिसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, यानी कि 2/3 मेंबर दोनों हाउसेस के और हाफ ऑफ द स्टेट्स की मेजोरिटी चाहिए, बहुमत चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहां तक हमने बात कर ली, अब बात करते हैं एक फाइनल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यानी कि हमारा जो एक प्रोग्रेसिव स्टेप हो सकता है, किस तरीके से खत्म इसको किया जा सके। देखिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके इलेक्शंस को थोड़ा सा आगे पीछे करके 2 महीने 4 महीने का वक्त दे करके, थोड़ा वक्त दे करके उसमें कुछ सुधार की हालांकि जरूरत पड़ेगी संविधान में, लेकिन कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। वो हम लोग अगर ऐसा करते हैं दोस्तों तो काफी हद तक जो हमारी परेशानी है मल्टीपल इलेक्शन की वो कम हो जाएगी और हम यानी कि हमारा इंडिया 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ मूव करेंगे। दोस्तों आपको जाके कैसा लगा फटाफट बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।